अस्सलाम वालेकुम। कराची प्रेस क्लब से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज यहां पे हम बात करेंगे, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कराची रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको कवर करते हैं। और आज भी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल बेंच ने कराची के अंदर जो तजावुज़ात के आज खूब नोटिस हैं उसकी समाअत की। गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला के जो मुतासरीन हैं उनकी आबादकारी के हवाले से, फिर नस्ला टावर जो है वो उसको गिराने के हवाले से, अलादीन टावर और अलादीन पार्क, और फिर इसी तरह से जैकबाबाद का भी एक केस है। तो ये आज का प्रोग्राम जो है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में हम जो है वो बात करेंगे गुज्जर नाला। एडवोकेट जनरल सिंध जो हैं सलमान तालिबुद्दीन, उन्होंने ऐसा क्या कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इतने बरहम हुए कि उन्होंने कह दिया कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। चलते हैं अपने दोस्तों की तरफ। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इसहाक तोनौली साहब, डॉन न्यूज़ से, लंबा सहाफ़ती तजर्बा कोर्ट्स को कवर करने के हवाले से। और मेरे जो लेफ़्ट साइड के ऊपर हैं ये हैं इरफानुल हक साहब, समा न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। और जनाब हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट असगर उमर साहब जो हैं वो भी शामिल होंगे। तो तनौली साहब, अगर हम आपसे शुरू करें कि जनाब ये जो आज हुआ है, अदालत आपको जब एडवोकेट जनरल सिंध जो हैं वो कहते हैं कि जनाब अगर आपके पास जो 470 अरब रुपए आपने बैरियर टाउन से लेने हैं उसमें से बकौल जस्टिस एजाजुल एहसन 70 अरब जमा हो चुके हुए हैं, उसमें से हमें 10 अरब दे दें ताकि हम गुज्जर नाला मुतासरीन जो हैं उनकी बहाली का काम जो है वो शुरू कर सकें, क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स। तो ये बात चीफ जस्टिस को इतनी नागवार क्यों गुजरी कि उन्होंने कहा कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, और कहा कि आपका कोई पैसा नहीं है, ये हमारे पैसे हैं। ये किसके पैसे हैं? ये तो नहीं कहा, लेकिन ये पैसे हैं किसके? सदी साहब, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब कराची में जब भी हेयरिंग होती है तो वो सिंध गवर्नमेंट को बड़ी रिसेंटमेंट जो है बाज़ करप्शन के हवाले से, इरेगुलरिटीज़ के हवाले से करते रहते हैं। लेकिन ये पैसा तो डेफिनेटली पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक के ऊपर ये लगेगा। और इसमें इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी हम कोई कमीशन बनेगा और कोई इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल होगा, वो देखेगा और उसको सिंध के लोगों के ऊपर। लेकिन ये कि अपेरेंटली इतना भी अनरीज़नेबल उनकी प्ली नहीं थी अपेरेंटली। तो उन्होंने कहा कि चूँकि बहुत बड़ा एक अपल टास्क है, 650 करके करीब फैमिलीज़ हैं जो 7,000 के करीब उन्होंने कहा। जी हाँ, 6,500 के करीब कुछ फैमिलीज़ हैं जिनको रिहेबिलिटेट करना है। ज़रा जो डेमोलेशन ड्राइव हुई है उससे जो डिस्प्लेस हुए हैं, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी। लेकिन ये कि उनको हुआ क्या था कि ऐसा चीफ जस्टिस साहब को और एजाजुल एहसन साहब को ये बुरा क्यों लग रहा था कि वो क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, वैसे अरबों खरबों रुपए के उनके पास बजट्स हैं, हज़ारों अरब का बजट है, तो आपके पास 10 अरब नहीं है लोगों की बहाली के लिए? जी बिल्कुल। उन्होंने एक तो ये है कि वो उन्होंने ये रीज़न दिए कि अभी तक मेरा ख्याल है कुछ 70 अरब रुपए हैं, तो बाकी कुछ अमाउंट्स अभी आना भी है। बाकी इन्होंने ये कहा है कि जी आपके पास तमाम जो ओवरसीज़ एजेंसीज़ है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो उनसे आपने लोन लिया हुआ है, तो दीगर सेक्टर्स के लिए भी आप कम काम कर रहे हैं। तो ये इतनी अपल टास्क तो नहीं है कि जी इसके लिए भी आप उन एजेंसी से आप पैसे लें और उन लोगों को रिहेबिलिटेट करें। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास 10 अरब पड़े हैं और वो बकौल या हम जो देखते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन का बैरियर टाउन का बेंच है उसके मुताबिक ये आवाम की फलाह पे ही खर्च होंगे, लेकिन नए मंसूबों के ऊपर, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे नहीं, तो ये आबादकारी का तो वो था, तो फिर क्यों अदालत इतनी बरम थी? एक्चुअली सदीक साहब, जो एक थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट है अपेरेंटली, जो चीफ जस्टिस साहब जो माजी आप सीक्वेंस में देखें सारी चीज़ें, तो वो उनका ट्रस्ट नहीं है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। वो ये कहते हैं कि जी अगर कोई फंड इनको फ़र्ज़ करें हम देंगे तो वो मिसयूज़ होगा या प्रॉपरली वो लोगों के ऊपर नहीं लगेगा। तो एक अपेरेंटली ये एक इम्प्रेशन लग रही है चीफ साहब दे रहे हैं कि जी शायद उनको ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए वो उन्होंने आज बड़ी सीरियस रिसेंटमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर की है, जब इन्होंने ये प्ली ली है एडवोकेट जनरल सिंध साहब ने कि जी आपको कैसे हम दे सकते हैं, और अभी आया भी नहीं। तो अब इन फ्यूचर देखें वो सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर क्या, मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक एप्लीकेशन दी हुई है इस हवाले से, और सिंध गवर्नमेंट की भी एप्लीकेशन ऑलरेडी मौजूद है। और सिंध गवर्नमेंट ने अर्जेंसी के हवाले से भी एक एप्लीकेशन दी थी कि सर हमारी एप्लीकेशन को सुना जाए, ताकि ये डिसाइड हो जाए कि ये जो फ़ंड जमा हो रहा है बैरियर टाउन वाले दे रहे हैं, तो ये फेडरल गवर्नमेंट इसको के पास जाएगा या सिंध गवर्नमेंट के पास जाएगा।
हाँ, ये दोनों दरख्वास्तें सिंध गवर्नमेंट की भी हैं और मुझे याद है कि अनवर मंसूर साहब जो है उस वक्त अटर्नी जनरल थे और उन्होंने भी ये एप्लीकेशन दाखिल की थी। बहरहाल उसके ऊपर अभी फ़ैसला करना है, लेकिन आज तो उन्होंने फ़ैसला सुना ही दिया ना कि जी आपका कोई हक़ नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये अमूमी तौर पे अब देखें कि जो गुजर नाला है वो कोर्ट का एक शो मोटो नोटिस है, उसमें वो मुतासरीन हो रहे हैं क्योंकि वो आबाद थे गुजर नाले की वजह से। जिसकी भी गलतियाँ थी उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी नहीं हो रहे, अदालत भी बरहम है और अदालत इतनी बरहम है कि वो कह रही है कि कराची जो है वो कूड़े का ढेर बना दिया है आपने, बदबू आती है, कोई ओपन स्पेस नहीं है। लेकिन वो ओपन स्पेस तो क्यों, मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या सिंध के लोग खुश हैं ये गुजर नाला और पर जो कोर्ट के ऑर्डर्स हो रहे हैं इस हवाले से? देखिए, मजमूई तौर पर तो सिद्दीकी साहब जो अदालती अहकामात मुसलसल इंक्रोचमेंट पर आ रहे हैं उस पर लोग खुश तो नहीं है। ज़ाहिर है कि उसमें बराह रास्त जो आम आदमी है वो मुतासिर हो रहा है। आप कहते हैं फ़लाँ बिल्डिंग गिरा दो, आम आदमी ज़ाहिर है कि मुतासिर होता है। इतने सारे घर हैं, हज़ारों घर हैं, गुजर नाला है, औरंगी नाला है, या महमूदाबाद के भी कुछ मुतासिरीन हैं। तो ये हज़ार घर हैं जो ये लोग, आप इनसे जाकर पूछें ना इनका क्या हाल है। ये शायद आपको कैमरे पे ना बता सकें, मगर ऑफ द कैमरा जो ये बातें कर रहे होते हैं जुडिशरी के बारे में, वो चीफ़ जस्टिस साहब तक शायद पहुँच जाएँ तो उन्हें एहसास हो कि लोगों का क्या व्यू है। सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना व्यू दे चुकी है, बिलखुसूस गुलजार साहब आज से, जब वो चीफ़ जस्टिस नहीं थे तब से वो इस इंक्रोचमेंट के इशू को लेकर चल रहे हैं, इसलिए वो आज यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने एक ऑर्डर किया, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर तीसरा ऑर्डर किया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक दफ़ा 35,000 प्लॉट्स का मामला आया था, मास्टर प्लान ने आके बताया था डिपार्टमेंट ने कि 35,000 प्लॉट्स की चाइना कटिंग हो गई है शहर में, बग़ैर किसी फर्दर रिपोर्ट्स के। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, रिटर्न ऑर्डर है, गिरा दें सारे मकान, जाके खाली करवा दें सारे एमिनिटी प्लॉट्स, 35,000। उसके बाद उन्होंने फॉलो नहीं किया, पूछा नहीं। इम्प्लीमेंटेशन बेंच एक बनाया था, गुलजार साहब खुद थे उसमें और मुनीब अख्तर साहब थे। खैर वो उस बेंच का क्या हुआ हमें नहीं पता, वो रिव्यू करता था हर महीने आके। खैर वो एक अदर इशू है। मगर जो ये मुतासरीन हैं इनके बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट सोच रही है कि इन्हें बहाल किया जाए, इन्हें बसाया जाए, तो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मगर आप ये ऑर्डर नहीं कर रहे कि जिन्होंने ये इलीगल अलॉटमेंट की, आप ये तो व्यू दे रहे हैं कि ये अलॉटमेंट हो गई है इलीगल, मगर उनके खिलाफ आप ऑर्डर करें ना। आप आज आपने देखा कि उन्होंने कहा एडवोकेट जनरल से, आपने क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जो इलीगल अलॉटमेंट करने में मुलविस हैं? अरे आप ऑर्डर कर दें, आप ऑर्डर कर दें। आप उनके, वो तो गवर्नमेंट तो बैठी होती है इंतज़ार में कि आप लिख के दें हर चीज़, तो आप कर दें ऑर्डर। आपका व्यू है कि इलीगल अलॉटमेंट है, ये अच्छी बात है कि आपने उनकी बहाली का सोचा। मगर आप सिद्दीकी साहब ये सोचें कि वो जिसका जिक्र कर रहे हैं कि बैरिया टाउन का जो फंड है वो यूज़ होगा, कमीशन बनेगा, इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनेगा, वो कब बनेगा? वो भी तो आप नहीं बनाना है, वो कब बनेगा? वो बना दें, आप उसको रिजॉल्व कर दें इशू को। वो उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और उसमें आज आपने अपना व्यू दे दिया कि आपका तो कोई हक नहीं बनता, तो इसका मतलब है वो भी डिसमिस हो गई। उसमें तो आपने अपना व्यू दे दिया, तो फिर सिंध गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? सिंध गवर्नमेंट के 50 काम बुरे होंगे, मगर आप जब ये कहते हैं कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, एक हुकूमत को आप चार्ज कर दें, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, वो करप्ट होगी, नाअहल होगी, निकम्मी होगी, आप उसके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दें कि ये आपकी नाकामियाँ हैं और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये हमारा ऑर्डर है आपसे मुतल्लिक। मगर इस तरह के रिमार्क्स ज़ाहिर है कि दिलचस्पी भी होती है। बहुत सारे वोटर होंगे पीपल्स पार्टी के, वो ज़ाहिर है कि उनको इसका अफसोस भी हुआ होगा कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मगर मेरा ख़्याल है कि जुडिशरी को जो अल्फाज का चुनाव है, अब वो आज शायद मुर्तज़ा वहाब साहब ये कह भी रहे थे कि देखते हैं रिटर्न ऑर्डर क्या आता है, रिमार्क्स पे हमें नहीं जाना चाहिए। मगर जाहिर है कि बाज़ रिमार्क्स ऐसे होते हैं। रिटर्न ऑर्डर के अंदर तो जो है वो उन्होंने यही कहा है, जो हमारे सामने लिखवाया कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसने कहा कि फ़ंड्स की कमी है। अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है कि जब सलमान तालबुद्दीन साहब ने ये कहा था तो उन्होंने कहा कि जी बजट के अंदर हमने नहीं रखे हैं और इसमें जो है वो 10 अरब रुपए आपके पास हैं, 70 अरब 10 अरब हमें दे दें, हम बहाली का काम उनका शुरू कर देते हैं। तो ऑर्डर लिखवाते चीफ जस्टिस ने जो है उसके अंदर ये कहा कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि उनके पास फ़ंड नहीं है। तो सलमान तालबुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब, जब ऑर्डर लिखवा लिया उन्होंने कहा कि जनाब मैंने ये कहा था कि जो बजटेड फंड्स हैं उनमें नहीं है, ये लफ्ज़ कर तो उनका ये नहीं हो सकता। हालांकि उससे पहले जो है इस बात पे एजाजुल एहसन साहब ये कह चुके थे कि अगर जलजिला आए, तूफ़ान आए और कोई इस तरह की आफत आ जाए और फिर आप क्या उनको लोगों को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ देंगे और कहेंगे कि जनाब हमारे पास फ़ंड नहीं है हम आपकी रिहेबिलिटेशन के लिए। तो ये ऑर्डर के अंदर भी नहीं लिखवाया और शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। ये क्या है? मतलब अदालतें ऐसे करती हैं।
देखें, सबसे अहम सवाल ये है कि अदालतें क्या ऐसा करती हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसका एक तरीक़ाकार है, उस पर क्रिटिसाइज़ भी हो सकता है, तनकीद हो सकती है। जो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस है उससे लोग भी खुश नहीं हैं बशमूल में। लेकिन क्या अदालत किसी मुंतखब अदारे के बारे में ये कह सकती है कि उस पर शर्म, काबिल शर्म है वो? शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। हज़ारों लाखों लोगों की मुंतखब लीडरशिप है, इसके बारे में अब अगर कोई पॉलिटिशियन उठ के कह दे कि जनाब आप जो हैं वो 3-3 प्लॉट्स ले रहे हैं, और वही लफ्ज़ जो उनके लिए कहे हैं हुकूमत के लिए वो अगली अगली को कह देगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे यार? हम क्या करेंगे फिर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके पीछे तो एक मैंडेट है कि लाखों लोगों के मुंतखब लोग हैं कि उनके बारे में आपने शेम ऑन कह दिया कि शेम ऑन गवर्नमेंट। लेकिन इसका फैसला तो 5 साल बाद हुकूमत कर देगी, अवाम कर देंगे कि उनकी कारकर्दगी क्या है। लेकिन अदलिया की अपनी कारकर्दगी क्या है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कि मतलब इस मुल्क के अंदर जो 20-21 लाख मुकदमात और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 54-55 हज़ार मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं, ये जो मुकदमात का गुजर नाला है इसकी सफाई का कोई काम बंदोबस्त नहीं है। सर इसके बारे में तो ये है कि बिल्कुल ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा ना कि एक तो सिंध गवर्नमेंट की अपनी रवायत है, उस पर हम बहस कर सकते हैं, पॉलिटिकल है। लेकिन जुडिशरी का भी एक माइंड लगता है कि सिंध गवर्नमेंट को आकर रगड़ना है, आके एक मिजाज बना होता है कि पहले से ही आप टोन देखें ना कि दूसरे केसेस भी जो बाद में चले हैं वो उससे ज़्यादा हसास थे। लेकिन जो टोन जो थी या जो लहजा होता है, हम भी देख रहे थे तमाम जजों का कि जैसे पूरी तैयारी करके आए हुए हैं कि सिंध गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रही है, फलां जगह से कर्जा ले रही है। तो वो तो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं ना, वो तो उन्हीं प्रोजेक्ट पे खर्च हो सकते हैं ना, किसी और पे तो नहीं हो सकते। अब आप क्या मतलब मैं ये समझूं कि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है बाहर के किसी मुल्क से जो है ना जाके भीख मांगे? अब उनका तो कहना हमारे पास 70 अरब है, 10 अरब हम नहीं देंगे, आप बाहर से भीख मांगे। सर दोनों तरफ मुझे ये लगा, मुझे आज की जो हेयरिंग देखी कि सिंध गवर्नमेंट ने भी गेंद फेंकने की कोशिश की है अदलिया के कॉर्नर में, और अदलिया ने तो उसे उठा के ऐसे फेंकने की कोशिश की है कि जैसे इसका तो हमारा ताल्लुक, आपने ये बात कैसे की, आपको जरूरत कैसे आई क्या आप इस अदालत में, हाँ कि इस अदालत में आप आ कैसे गए ये बात करने के लिए? आप उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दें, उनकी दरख्वास्त को उठा कर दें कि ये कानून के मुताबिक नहीं है। लेकिन वो जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाना है वो किसने बनाना है? नहीं, वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना हुआ है, और जस्टिस फैसल अरब साहब जब रिटायर होने से पहले एक ऑर्डर कर चुके हैं कि एक कमीशन बनेगा जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज करेगा, जिसका ताल्लुक कराची से होगा, और फिर वो उसमें फिर अटर्नी जनरल होंगे, फलां लोग होंगे, तो और वो नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगा। तो ये जो है मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसे हो रहा है। ये तो पहले ही एक बहुत बड़ी तनकीद का बाइस बन रहा था। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या वो जज रिटायर्ड हो चुका है जिसे कमीशन का सरबराह बनना है? एक तो ये सवाल होगा 5 फरवरी 22 फरवरी को रिटायर हो जाए। तो हमारी बात दूसरी जगह जा रही है कि ये लग रहा है कि कुछ जहन पहले से बने हुए हैं, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल बनती है कि हम कुछ अदारों के बारे में कहें कि उनका जहन बना हुआ है, कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई। ये कराची के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि जो लोग कल्परेट्स हैं सरकारी अदारों में, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और एट द एंड चूँकि कराची में इस वक्त सियासी हालात ये हैं कि कोई नुमाइंदा जमात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सिंध के सूरत हाल पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध को रिप्रेजेंट करती है, एक अच्छी कुव्वत है। लेकिन कराची की इस वक्त जो आबाद है वो जस्टिस ने भी कहा अगर आप हुकूमतें काम नहीं कर सकते, फेडरल गवर्नमेंट को भी उन्होंने वैसे लताड़ा है कि आप दोनों ही जो है ना अपने सियासी मकासद के अंदर अपनी सियासी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और आवाम को आपने छोड़ा हुआ है। और अदालत जो है वो आवाम को बेघर करके अपने पास पड़े हुए 10 अरब रुपये वो नहीं देना चाहती है। वो कहती है कि आप जाएँ बाहर से जाके मांग के लेके आएँ। अच्छा, इसी में तनोली साहब मैं आपकी तरफ आऊँ, एक उसके फ़ौरन बाद ये एक केस था जिसमें मुनीर मलिक साहब जो हैं वो पेश हो रहे थे नस्ला टावर्स की तरफ से। ये नस्ला टावर का क्या इशू है? इसमें सुप्रीम कोर्ट पहले इसको गिराने का ऑर्डर दे चुकी है। आज मुनीर मलिक साहब के जो आर्गूमेंट्स थे वो तो बड़े वो थे। वो कहते हैं कि पहले खुद नोटिस जो है वो ये था कि इंक्रोचमेंट के ऊपर बना हुआ, और उनका टावर इंक्रोचमेंट में नहीं बना हुआ है। तो फिर भी आज रिव्यू खारिज हो गया। वो क्या किस्सा है नस्ला टावर वाला? सदी साहब, इनिशियली ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सो मोटो लिया ड्यूरिंग प्रोसीडिंग के जी नस्ला टावर जो है अपेरेंटली सर्विस रोड को इंक्रोच कर रहा है, ये किसकी शिकायत पे लिया था या खुद ब खुद ले लिया था? ये आज खुद था, चूँकि ये इंक्रोचमेंट का चल रहा था तो किसी ने पॉइंट आउट किया कि जी नस्ला टावर भी है, तो उस दौरान चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, उनको नोटिस किया। तो फिर सुनने के बाद कोर्ट को ये बताया गया कि 780 स्क्वायर यार्ड जो एरिया है वो लीज्ड है या अलॉटेड है,
और जो एक्सेस इन एक्सेस टू दैट है वो जो है इन्होंने इनक्रोच किया है, और टोटल जो उनकी स्ट्रेंथ बन रही थी 1044, 341 एक्सेस लैंड है। जी 341। तो फिर जब चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा, इजाजुल हसन साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब भी उस बेंच में थे, तो पूछा कि जी ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी ये सर्विस कमिश्नर को असाइन किया, कमिश्नर रिपोर्ट दी कि ये सर्विस रोड था, उसके लिए ये मेंट दिस लैंड वाज मेंट फॉर सर्विस रोड। तो उन्होंने रिपोर्ट भी दी, फिर उन्होंने तपेदार जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको भी साथ अटैच किया। तो उस पर जो लास्ट ऑर्डर था डिमोलेशन का, उसमें कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जी जो 780 तो ठीक इनके पास है, लेकिन जो इन एक्सेस टू दैट है वो बेसिकली मेंट फॉर सर्विस रोड है, लिहाजा इसको डिमोलिश किया जाए। तो उनके वकील थे सलाउद्दीन अहमद साहब उस वक्त, तो उन्होंने ये आर्गू किया कि सर ये आप जो 780 है उस पर तो आप रहने दें। तो फिर कोर्ट ने कहा कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगी बिल्डिंग अगर आप इसको पार्टली डिमोलिश करते हैं। तो आज मुनीर मलिक साहब आए तो उन्होंने कोर्ट को शिकायत की कि वो जनरल एडजमेंट पर थे, तो उनकी गैर हाज़िरी में ये केस प्रोसीड हुआ और उसके ऊपर फ़ैसला आया। तो उन्होंने रिव्यू पटिशन डाली थी, तो उस पर कोर्ट ने उनको सुना एट लेंथ। तो मुनीर मलिक साहब ने बेसिकली जो पहला उनका जो पॉइंट था वो ये था कि जी कोर्ट ने अपने लास्ट ऑर्डर में ये लिखा था कि ये सर्विस रोड का जो जगह थी उसके ऊपर ये इनक्रोच पार्टली हाँ आया। तो उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया कि जी ये ऐसा नहीं है, सर्विस रोड को उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ये एडमिट किया कि 780 इनके पास लीज़ या अलॉटमेंट है, और बाकी जो इन एक्सेस ऑफ दैट है वो भी इन्होंने थ्रू जो भी अथॉरिटीज़ कंसर्न है उनसे लिया है। लेकिन सिंध मुस्लिम अथॉरिटी, जी सिंध मुस्लिम सोसाइटी, जी सिंध मुस्लिम सोसाइटी से उन्होंने कहा कि ये लिया है, उसने पैसे पे किए फेडरल गवर्नमेंट को। एग्जैक्टली और ये फिर उसके बाद जो है वो सारा कुछ हुआ। जी बिल्कुल। तो उन्होंने उनका ये भी तो कहना था कि ये इसमें शराय फैसल के इर्द गिर्द जो है वो 20 फीट की जगह उन्होंने कहा 23 ऐसी बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने कहा कि उनको सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है? उन्होंने यही कहा कि 23 ऐसी और बिल्डिंग्स हैं उसी एरिया में कि जिनको इस तरह की फैसिलिटी या फेवर दी गई है आफ्टर पेइंग जो ड्यूज़ थे उसके बाद उनको दी गई है, लिहाजा हमें सिंगल आउट ना किया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि चूँकि सर्विस रोड इसमें नहीं आता। तीसरा उन्होंने अलॉटमेंट के हवाले से कहा कि चूँकि पूरी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जो है वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं है, इनका एक सूट जो है 1986 से गालिबन सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसके ऊपर जो है अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। शायद सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने ये उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि जी हमें ये लीज़ आउट किया जाए, ये तो उस पर भी उन्होंने अदालत को बताया। और फिर तो वो बार बार कहते हैं कि आप सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जो है वो उसको नोटिस देके बुला लें, पूछ लें। अदालत उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रही थी। अदालत का बस अदालत ये एक इम्प्रेशन ये मिला कि अदालत ये तरीके जी चूँकि ये केस जो है वो नस्ला टावर के हवाले से है, तो डायरेक्टली जो है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन्होंने रिपीटेडली कहा, रिक्वेस्ट की मुनीर मलिक साहब ने कि आप उनको नोटिस कर लें, नोटिस करके जो रेलिवेंट रिकॉर्ड, हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं हैं, तो आप जो सोसाइटी है उनसे आप रिकॉर्ड मंगवा लें और एक दफ़ा आप वेरीफाई कर लें। और उन्होंने एक रिपीटेडली रिक्वेस्ट की कि सर आप कोई एक इंस्पेक्शन टीम आप मुकर्रर कर दें कि जो जाके इंस्पेक्ट करे, कि जो इसको डिटरमिन करे कि वेदर सर्विस रोड की जो जगह है वो हमने इंक्रोच की हुई या नहीं की। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की और उन्होंने कहा कि जी नोटिस किए जाएँ, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है उनकी ये तमाम प्लीज़ जो थी उनको रिजेक्ट किया। मुनीर मलिक साहब जो हैं वो ये भी कह रहे थे कि अगर जिस प्रिंसिपल के ऊपर नस्ला टावर जो है उसको आप डिमोलिश करने का कह रहे हैं, इस तरह तो फिर सारा कराची जो है वो उसको डिमोलिश करना पड़ेगा। और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तो उससे आपको क्या मसला है? तो उन्होंने कहा जी मेरा घर है यहाँ पे और आपका भी घर है। तो उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी है तो गिरा दो मेरा घर भी। तो वो सुना डीएचए में कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, वो डीएचए तो रेगुलराइज, उसका भी एक बहुत बड़ा फटा है, वहाँ पे भी नहीं रेगुलराइज है। डीएचए के हवाले से चीफ जस्टिस साहब खुद ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि वहाँ पर आधे से ज़्यादा जो आबादी है वो गैर कानूनी है, और वो खुद एडमिट भी किया था, मैं भी वहीं रहता हूँ, और जाके गिरा दें सारे घर, हमारे भी गिरा दें। पिछली दफ़ा आप नहीं थे मगर बाकी साथी हमारे यहाँ मौजूद थे। नस्ला टावर का बड़ा दिलचस्प किस्सा है, कोई पटिशन नहीं थी, कोई दरख्वास्त गुजार नहीं था, कोई शिकायत कुरंदा नहीं था। वो चूँकि शारा फैसल से गुजरते हैं, चीफ साहब एयरपोर्ट से आते हैं तो सीधा अपने घर जाते हैं, तो वो उनको वो बिल्डिंग बड़ी प्राइम लोकेशन पर है। आप जब वापस जाएंगे तो आप देखिएगा शारा फैसल पर नर्सरी के मकाम पर बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है, नर्सरी के फ्लाईओवर के साथ। वो उनको बिल्डिंग नज़र आ गई किसी दिन, उन्होंने हियरिंग के दौरान कहा ये क्या बना हुआ है जी कमिश्नर साहब, वहाँ पे फला जगह पे शारा कायदीन ख़त्म होती है। क्योंकि जी देखते हैं जी एक बिल्डिंग बनी है नहीं, अच्छा जी वो चेक करके अगली दफ़ा रिपोर्ट दी। उन्होंने अगली दफ़ा रिपोर्ट दी नस्ला टावर है, ये फला इसकी डिटेल, अच्छा ये कैसे बन गई यहाँ पे, कुछ साल पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अच्छा ज़रा चेक रिपोर्ट लेकर आए। जो अब तक सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर के हवाले से रिलाई कर रही है वो सिर्फ कमिश्नर की रिपोर्ट पर।
मुनीर मलिक साहब, और वो यही कह रहे थे कि मुनीर मलिक के भी इस कमिश्नर की रिपोर्ट के अंदर भी कंट्राडिक्शंस हैं। एग्जैक्टली 2 रिपोर्ट्स थी, वो बार बार हवाला दे रहे थे कि 2 रिपोर्ट्स हैं, आप ज़रा उसको देख तो लें, एक दफ़ा और आप उसका जायज़ा ले लें, एक दफ़ा कोई कमिश्नर मुकर्रर कर दें, वो जाके देख ले जो डॉक्यूमेंट है। हमें बुलाया नहीं गया, हमें नोटिस नहीं किया गया, हमने कहा था सबको नोटिस दे दें। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती है हमने कहा था सबको नोटिस दे दें, कह रहे हमें नहीं बुलाया गया, हमें पूछा ही नहीं गया हमसे, हम डॉक्यूमेंट देते जो हमारे पास हैं, आप सिंधी मुस्लिम से भी ले लें रिकॉर्ड। बार बार इस पर ही जोर था, क्योंकि जस्टिस एजाजुल हसन साहब का ऑर्डर था पिछला, उन्होंने ही लिखा था, ऑथर वही है, कि ये उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के पास ये लीज़ आउट करने का इख्तियार नहीं था, वो कैसे आपको लीज़ आउट कर सकती है। आपका 780 गज़ है, आप वहाँ तक रहते तो ठीक था, मगर आप आगे आ गए, वो सर्विस रोड है। मगर बार बार मुनीर मलिक साहब ने आज ये कहा कि मुझे इंक्रोचर साबित करें, आप मुझे इंक्रोचर साबित करें, मैं कैसे इंक्रोचर। और वो सर्विस और सो मोटो नोटिस भी सर्विस रोड का है, तो उस पर जो है वो इंक्रोच नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि अब आप वहाँ पर गिरा दें आप उसको। तो लेकिन इसके बावजूद फिर आज नस्ला टावर वालों की मतलब अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, वो 50 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए का, जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर तकरीबन 1.25 अरब रुपए का जो है वो ओनर जो है वो उसका तो कटड़ा हो गया, और जो अलॉटीज़ है उनका अलहदा से होगा, और अलॉटीज़ को डैमेजेस भी उन्होंने ही देने हैं। हाँ। जो आज उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन दी है कि बिल्डर ही पैसे देगा, जो ये जो बिल्डर को भी तो देखना चाहिए ना कि भी आया ये इसका टाइटल क्लियर है या नहीं है। एजाजुल हसन साहब ने कहा जब मैं जवान था, तो उस पर मुनीर मलिक ने कहा कि आप अभी भी जवान हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बाय हार्ट यस, दिल जवान है मेरा एजाजुल हसन साहब का लेके वो कहते हैं कि टाइटल क्लियर होना चाहिए, तो एक एक पेपर का जायजा लें। अब ये पब्लिक लैंड भी नहीं है, सरकार की भी नहीं है, कोई क्लेमेंट भी नहीं है, अहम सवाल तो है। वो 780 गज का तो क्लेम गवर्नमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि ठीक है ये आपका है, मगर उन्होंने कहा ठीक है। पिछली दफ़ा सलाउद्दीन साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जो आप इलीगल समझते हैं, जो 260 गज है, चलें वो गिरा दें। फिर उन्होंने कहा जी वो फिर फाउंडेशन नहीं रहेगा और बिल्डिंग सस्टेन नहीं करेगी, सारी बिल्डिंग गिरा दो जाके। वो 5-5 करोड़ के कम से कम मकान है, उनका जो क्लेम है 5-5 करोड़ का एक अपार्टमेंट है कम से कम, वो प्राइम लोकेशन है ज़ाहिर है। तो ये जो अलॉटीज़ को बिल्डर ने पे करना है, वो एक्चुअल अमाउंट पे करनी है कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक, यानी कि जिस पे उन्होंने ख़रीदा था 2018 में। ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से कहा गया कि उनकी अदायगी की जाएगी, लेकिन देखिए साहब मैं मार्केट वैल्यू से कैसे हो सकती है? आज उन्होंने ऑब्जर्वेशन में कह दिया, ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, ऑर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट। आज उन्होंने मार्केट वैल्यू की बात की, लेकिन मैं एक बात करता हूँ, आपने इससे पहले केस में कहा कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। 84 से आपके अदारे में अदलिया में एक केस है और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। वो कौन सा है? यही नस्ला टावर का। नस्ला टावर की लीज का अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि वो पब्लिक लैंड है या प्राइवेट लैंड है। अच्छा, ये कहाँ है, ये कहाँ केस पड़ा हुआ है? सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को इन्होंने अप्रोच किया, नस्ला टावर के मालकान ने, और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने KMC के ख़िलाफ़ किया हुआ है। वो केस चल रहा है, उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। और भी लैंड किसी भी जगह पर है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी 84 से अगर केसेस का फैसला नहीं हो रहा है, तो उस अदारे को तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अदारा दूसरों के फैसले कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट पे शेम, और 84 से केस है और अभी लोगों का फैसला नहीं हो रहा है। आपने कहा कि बिल्डर से रकम ले लें, बिल्डर का इंतकाल हो जाता है, आप उसके पैसे कहाँ आए थे? वो अब्दुल जो क्या नाम है उनका, कादिर साहब की कुछ नाम है समथिंग, हाँ, वहाँ बात हो रही थी, कोई शायद वो बता रहे थे कि उनके वालिद का शायद इंतकाल हो गया, कैंसर पेशेंट थे शायद वो। तो जो अलॉटीज हैं जिन्होंने जमा पूंजी लुटा कर ली है, उनके साथ क्या होगा? और फिर दूसरा आप ये देखें, मेरा ख्याल है उन अलॉटीज से भी जाके बात करनी चाहिए। फिर आप ये देखें, ये 57 का केस है जब कराची कैपिटल था, और उस वक्त लियाकत अली खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी थी, कोई सिविल या कोई भी डिक्टेटर वहाँ पर मौजूद नहीं। मलिक साहब यही कह रहे थे कि 57 में उस वक्त कमिश्नर के पास ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार था, चीफ कमिश्नर होते थे, क्योंकि CM नहीं होता था, वज़ीर आला के इख्तियार वो इस्तेमाल करते थे। और उन्होंने ये जगह दी थी, पैसे लिए थे, एक गज़ के पैसे लिए, और जब इनको दी गई है, आपने आर्टिकल 25 को एक जगह उठाकर रख दिया, 23 प्लॉट्स को इजाफी जगह दी गई थी और उससे कीमत वसूल की गई थी हुकूमत ने। लेकिन आपने आज नस्ला टावर का फैसला कर दिया, बकिया 22 जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, उसी सड़क पर वो कमर्शियल हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि आप फिर दूसरों को भी गिराना चाहते हैं। और फिर एक और यहाँ पर एम्बिग्यूटी है कि जो आप नक्शा बता रहे हैं,
वहाँ फ्लाई ओवर बना है, कराची ने डेवलपमेंट किया है उसके 1960 के बाद, 57 के बाद कराची डेवलप हुआ है। ये जो सिचुएशन बदली है सर्विस रोड की और दूसरे रास्तों की, वो बना है फ्लाई ओवर के बाद की सूरत हाल तब्दील हुई है। लेकिन कोर्ट कुछ कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो नस्ला टावर को क्या मिसाल बनाना चाहती है? और मुनीर मलिक साहब ने ठीक कहा कि अगर ये लीज डाउटफुल होगी, और हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, गुजर नाला पर क्या कर रही हैं कि जी जाली लीज दी गई थी और जिन्हें लीज देने का इख्तियार नहीं था उन्होंने कैसे दे दी, ये कैसे ठीक हो सकता है? सर मैं आपसे पूछता हूँ, जसरत इरशाद साहब ने जो मुशर्रफ को इख्तियार दिया था आइन में तरमीम करने का, आइन में तरमीम करने का, वो इख्तियार किसने इनको दिया? वो किसने उनको इख्तियार दिया था? क्या उस इख्तियारात के तहत जो काम किए गए उसे कभी रिवर्स किया गया? इसका सोचा गया? सिर्फ कराची के शहरियों के लिए, ये कराची के अर्बन लोगों के लिए जो यहाँ पर एक मुआशरत और एक सोने की चिड़िया नज़र आता है। एक कैपिटल तो आप ले गए इस्लामाबाद, अब उसके बाद क्या लेके जाना चाहते हैं? अच्छा तनोली साहब, मुनीर मलिक ये नस्ला टावर के अंदर ही उन्होंने मिसाल भी दी। उन्होंने कहा कि जी ये रेगुलराइज करने के वाले से जुडिशल प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि हयात टावर जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, मुझे याद है ये जब उसमें हुआ था, इमरान खान साहब का भी उसमें फ्लैट है, जब वो चल रहा था कि जी मैंने 4 करोड़ रुपए देके वहाँ पे बुक करवाया था। फिर साबिक जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस नासिर मुल्क और दीगर साबिक जजेस जो हैं उनके भी वहाँ पे हैं। और एक और बात भी बताऊँ मैं आपको कि उसमें बेंच में भी जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे और किसी हवाले से वो उस कंपनी के लीगल एडवाइज़र भी थे। लेकिन बहरहाल जो भी अदालत ने फैसला किया उसको रेगुलराइज करने का किया 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को। अच्छा उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब का घर जो है बनी गाला के अंदर 300 एकड़ का, वो भी कानून की नज़र में नहीं हो सकता था, लेकिन उसको रेगुलराइज किया गया। इसी तरह से बाकी जो हैं गुजर नाला के गरीब लोग, उनको तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं ये वहाँ पे CDA के और उसके मामलात हैं और वहाँ पे उसके प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये आपके कराची के अंदर भी आपने किया है, बैरियर टाउन को आपने 460 अरब रुपये में रेगुलराइज किया। तो अब ये क्यों नहीं रेगुलराइज हो सकते? और इनके तो घर उखाड़े जाएंगे, 10 अरब रुपये भी नहीं देंगे हम सिंध हुकूमत को बहाली के लिए। अच्छा सर, एक तो एक रूल ये क्या है, हम क्या ये जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं, दो मेयार हैं, क्या है ये? जैसे आपने कहा सदीकी साहब का 3, 4, 5 प्रेसिडेंट साहब हमारे पास मौजूद है कि जिसमें रेगुलेट किया गया, फ़ी या पेनल्टी जो भी आप कहें कि वो लगा के किया गया। तो उसके बाद रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो जिसको हम कहते हैं कि जी जब आप एक फेवर आपने किसी एक को दी है तो डेफिनेटली आपको किसी दूसरे सिटीजन को, की नज़र में तो सब बराबर हैं। जी एग्जैक्टली। तो वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी में तो आपको वो फेवर एक्सटेंड करनी है अगर सर्कमस्टांसेस अगर वो सेम हैं। तो बहरहाल इसमें उन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा कि वो करेंगे जी वहाँ यहाँ पे वो फेडरल टेरिटरी था, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट या KMC है, लेकिन वो कराची बैरियर टाउन कराची की आपके पास एक मिसाल मौजूद है। तो उस हिसाब से आप देखें तो इनको कंसिडर करना चाहिए था। अगर जैसे कि केस आलमोस्ट सिमिलर ही था तो उस हवाले से इनको करना चाहिए था। और यहाँ पे जैसे आपने कहा पहले कि चूँकि यहाँ पे जो पब्लिक स्पेस है या कोई पब्लिक का कोई यहाँ पे स्टेक नहीं था। नस्ला टावर के अंदर कोई साबिक जज किसी का या सर्विंग जज का कोई फ्लैट नहीं है? नहीं सही साहब, ये मुझे वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे आइडिया नहीं है इस हवाले से। तो मेरा ख्याल है अपेरेंटली नहीं होगा। इमरान खान साहब का भी नहीं होगा। तो हाँ मेरा ख्याल उनका भी नहीं होगा। बहरहाल इस पे उन्होंने कहा है कि, और दूसरा जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ पे चूँकि ना प्राइवेट लैंड या कोई इंक्रोचमेंट है ना, जैसे कि उन्होंने KMC ने या KDA ने कहा कि जी उनकी ज़मीन भी ये नहीं है, ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने JCB करके इनको जो इन एक्सेस है वो कर दिया। तो बहरहाल वही आपका सवाल के आपके पास अगर जुडिशल आपके पास नज़ीरें मौजूद हैं माजी में तो डेफिनेटली आपको उन पैरामीटर्स के ऊपर आकर जो केस इन हैंड था उसको कंसिडर आई थिंक कर लेते तो बहुत सारे लोग बच जाते। वो बिल्डर जो है उसका तो 2 अरब का हो गया, खांचा उसका तो लग गया। उसके बाद उन्होंने और जो अलॉटीज हैं वो बेघर होंगे जाहिर है, क्योंकि 1 महीने के अंदर गिराना है शायद, क्या गिराना है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है अलॉटीज़ को आप रिहेबिलिटेशन इतनी जल्दी कैसे करेंगे? और दूसरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ करें लेट सपोज कि अगर उनको कंपनसेट वो टाइमली कर देते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है वो रेंट पे या वो कहाँ जाएंगे? तो ये क्राइसिस तो डेफिनेटली ह्यूमन क्राइसिस जो है वो बढ़ता रहेगा। तो जनाब कराची अभी हम ये क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, अभी हमने नस्ला टावर और वो जो गुजर नाला है उस हवाले से किया है, लेकिन एक और डेवलपमेंट भी है
वो ये डेवलपमेंट है कि गुजर नाला और रेलवे कॉलोनी के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दाखिल की जिसमें 1843 के पैरामीटर्स और इस हवाले से कि आया अगर मुकदमात हाई कोर्ट्स के अंदर ज़ेर समात हों तो क्या उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले सकती है। ये बहुत बड़े अहम कानूनी सवालात हैं। इन दरख्वास्तों पर नोटिस हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अदालत ये तय किए बगैर कि भाई उसके लिए लार्जर बेंच बने और या फुल कोर्ट बने, उस पर तो नोटिस हो गया है। लेकिन साथ ही गुजरनाला के हवाले से अदालत ने ये वज़ीर आला को हुक्म दिया है, सिंध को, बल्कि डायरेक्शन दी है, और ये डायरेक्शन का लफ्ज़ जो आया है ये इसके ख़तरा जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर रिहेबिलिटेशन का प्लान बनाए और एक साल के अंदर इनको गुजरनाला के मुतासिरीन को बहाल किया जाए। तो ये भी जो सवाल है ये भी बड़ा अहम है कि 1843 का पैरामीटर तय किए बगैर और उसके ऊपर किए बगैर अगर आज ये हो जाता है, कल को फुल कोर्ट जो है वो कुछ और फैसला देता है 1843 के पैरामीटर्स के हवाले से, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। ये इंतज़ार क्यों नहीं कर लिया जाता, मुकदमात को सेटल क्यों नहीं किया जाता, तो इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा 1-2 और भी मुकदमा थे, एक वो अलादीन पार्क का था और दूसरा था जैकबाबाद के अंदर एक MPA साहब की कहानी है, वो भी सुनाएंगे। तो अभी ये प्रोग्राम जो है इस पर हम बर्खास्त करते हैं और इसके बाद हम अगला प्रोग्राम जो है वो उसके ऊपर करेंगे।